हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ। पिछली क्लास के अंदर हमने कॉन्सेप्ट को डिस्कस करा था, ईपीएस निकालना सीखा था, जिसके अंदर हमने दो बातें सीखी थी। एक तो प्रॉफिट निकालना जो इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट होना है, एंड दूसरा हमने वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर निकालना सीखा था। तो आइए, जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कॉन्सेप्ट समझा बेसिक ईपीएस के बारे में, उसके बारे में अब आज हम क्वेश्चंस करते हैं। और देखना, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको लगेगा अरे ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इतने मुश्किल थोड़ी ना है ये। चलिए, तो आप सामने देखेंगे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए आपके पास कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे रखी है प्रोवाइडेड बाय ए लिमिटेड। एक तो आपको दे रखा है पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपए की, ऑर्डिनरी शेयर ऑफ 1 रुपए, मतलब एक शेयर 1 रुपए का है। तो 1 लाख की कैपिटल जनरेट करने के लिए आपने 1 लाख शेयर इशू करे होंगे। ठीक है, 20,000 10% प्रेफरेंस शेयर है 1 रुपए वाले। तो प्रेफरेंस शेयर भी कितने वाले हैं? 1 रुपए वाले हैं। ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021 में आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखा है। तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, टैक्स माइनस करोगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। फिर उसके बाद आप प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड दोगे, तब जाकर जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने इक्विटी शेयर होल्डर पे, जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट और लॉस एट्रीब्यूटेबल टू द ऑर्डिनरी इक्विटी होल्डर। आइए, तो कैसे निकाला जाए, इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? कैलकुलेटिंग प्रॉफिट या लॉस एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये अमाउंट आ गया, ये पर्टिकुलर। आज बेसिक ईपीएस को हम खत्म कर देंगे। सबसे पहले लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, जो दे रखा आपको ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड। ये लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड। ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड कितना दे रखा है? ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ये दे रखा है भैया 3,50,000 रुपए। अब इस 3,50,000 रुपए में आप माइनस करो खर्चे सारे के सारे। तो ग्रॉस प्रॉफिट में सारे खर्चे माइनस कर देंगे तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट आप बिफोर टैक्स। यहां से माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कितना है जी ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपको दे रखा है? सर अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस विल बी 1 लाख। 1 लाख माइनस करने के बाद अब जो आपके पास प्रॉफिट बचेगा उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट अर्निंग बिफोर टैक्स लिख सकते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी बोलते हैं ना इसको, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इंटरेस्ट तो दे ही नहीं रखा, क्योंकि कोई डिविडेंड नहीं है, सॉरी कोई डिवेंचर नहीं है, कोई लोन नहीं है, कोई डिपॉजिट्स नहीं है, कोई बॉन्ड्स नहीं है जिनके ऊपर हमें ब्याज देना है। तो हम इंटरेस्ट को यहाँ से कुछ भी माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हम कर देंगे टैक्स माइनस डायरेक्टली। टैक्स, टैक्स आपको दे रखा है सर, टैक्स 30% का रेट है, तो इसका 30% निकालेंगे, टैक्स एट द रेट 30%। टैक्स एट द रेट 30% निकालिए सर, कितना आ जाएगा? 2,50,000 का 30% ये आ जाएगा 75,000, 75,000। टैक्स माइनस करने के बाद बोलते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स, ईएटी बोलते हैं या पीएटी कहते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब यहाँ पर कहेंगे डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। 20,000 के प्रेफरेंस शेयर होल्डर है और उसका कितना परसेंट रेट है डिविडेंड का? देखो 10% का रेट है, 10% का रेट है। तो कितना आपने डिविडेंड दिया? पहले तो यहाँ पर माइनस करो, 2,50,000 माइनस 75,000, यह आ जाएगा 1,75,000। इसमें आपका 20,000 का 10% किया जाएगा 2,000, माइनस कर देंगे। अब जो माइनस करने का प्रॉफिट आज को बोलते हैं प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। 2,00,000 2,000 माइनस करेंगे, 1,73,000 रुपये आपका प्रॉफिट आया। दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल
टू इक्विटी शेयर होल्डर के लिए ये प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, क्या आपको समझ में आया? क्लियर हो गया? ठीक है। अब क्योंकि आपको इलस्ट्रेशन 1 समझ में आ गया है, तो सेम अब इलस्ट्रेशन 2 जो है वो बेसिक क्वेश्चन है फॉर नंबर ऑफ, जो मैंने 2 कौन सा आपको प्रीवियस क्लास में कराए थे वो है। तो इसमें टोटल कितने इलस्ट्रेशन है आप चेक करेंगे। टोटल अगर देखेंगे तो इसके अंदर 9 इलस्ट्रेशन है। इस चैप्टर के अंदर टोटल 9 इलस्ट्रेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा? अब दिख रहा है। 9 इलस्ट्रेशन इस चैप्टर के अंदर टोटल। थोड़ा ब्लर हो रहा है, एक मिनट, लेट मी सी। करेक्ट। अरे भैया ये इतना ही रहेगा। चलिए अब क्लियर है। तो टोटल 9 इलस्ट्रेशन है जो हमें इस चैप्टर के अंदर करने हैं। आइए सर जरा इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर आ जाते हैं। एक एक करके खत्म करेंगे, जैसे ही इलस्ट्रेशन खत्म हो जाएंगे और पेपर में इसी को पेपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर ना ईएस का। तो कहता है 1 अप्रैल 2020 को बी लिमिटेड के पास 3600 ऑर्डिनरी शेयर थे आउटस्टैंडिंग। 1 अप्रैल को, तो 1 तारीख को 3600 शेयर थे आउटस्टैंडिंग। ये आ गया हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2। 1 अप्रैल 2020 को सर ओपनिंग कितना है? 3600 है, 36,000 है सर, 3600 ऑर्डिनरी शेयर है, ठीक है। अब क्या हुआ 31 अगस्त को इट इशू 1200 ऑर्डिनरी शेयर इन कैश। ओके, तो भैया 31 अगस्त को जाकर इन्होंने फिर से एक इशू कर दिया शेयर। कितने शेयर इशू करे सर? 1200 शेयर इन्होंने इशू करे। अब कहानी आ जाती है कि पूरे साल का प्रॉफिट सर इसको तो पूरा मिलेगा क्योंकि इनका पैसा पूरा साल यूज हुआ है, पर ये जो 1200 है तो मिडल ऑफ द ईयर में है, तो इनका पैसा सिर्फ इसी पर्टिकुलर, तो हम क्या करेंगे इस 1200 को पूरे ईयर के शेयर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। चलिए इसके बाद कहता है इट ब्रॉड बायबैक ऑफ ऑर्डिनरी शेयर। इन्होंने बायबैक भी करा 31 जनवरी 2021 को। यहां पर इन्होंने कही 31 जैन को 2021 को इन्होंने बायबैक करा। बायबैक कुछ भी नहीं करना है आपको, 200 शेयर बायबैक करे हैं। एक प्रोसीजर मैंने आपको लिखवाया था, वो प्रोसीजर अपनाना है। 600 शेयर बायबैक करे हैं, कैलकुलेट वेटेड। अब इन 600, ये जो 600 शेयर है ये 3 महीने के, ये 600 शेयर का पैसा हमने कहां तक, देखो ये वाले शेयर बायबैक हुए हैं, ये 3600 में से 600 शेयर का पैसा लौटाकर उनसे ले लिए शेयर, तो ये कितने टाइम तक रुके? जनवरी तक रुके। तो इनको पूरा प्रॉफिट नहीं मिलेगा मार्च तक का, पूरे साल का नहीं मिलेगा इनको, अप टू जनवरी तक का। तो क्या करूंगा इस 600 को इस पीरियड के दौरान यहां से यहां तक के पीरियड में कन्वर्ट करूंगा। ये 600 यहां से यहां तक के पीरियड में कन्वर्ट हो गया। ये जो 1200 है इसको पूरे साल के पीरियड में कन्वर्ट करूंगा। सॉरी सॉरी मेरी माय मिस्टेक। ये 600 यहां से यहां तक के पीरियड का है तो इसको कन्वर्ट करूंगा पूरे ईयर में, और ये 1200 यहां से यहां तक के पीरियड का है, इसको कन्वर्ट करूंगा पूरे ईयर में। तो हम क्या करते हैं नंबर्स ऑफ शेयर को ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको वेटेड कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोला मैंने? ये 1200 शेयर यहाँ इशू है तो ये इनका पैसा यहां से लेकर यहीं तक तो लगा हुआ है, इनका पैसा यहां से लेकर यहीं तक लगा हुआ है, क्योंकि 1200 शेयर इशू करे अगस्त में, तो अगस्त से लेकर यहीं तक लगेगा इनका पैसा लगा हुआ है। तो अगर अगस्त से लेकर यहां तक इनका पैसा लगा हुआ है तो भैया प्रॉफिट भी इनको यहीं तक का मिलेगा। तो इस 1200 शेयर को पूरे में बांट देंगे कि 1200 शेयर अगर 6 महीने के हैं तो पूरे साल के कितने होंगे? 600 शेयर, ऐसे करके, ठीक है। तो सिमिलरली ये 600 शेयर यहां से यहां तक के है, 31 जनवरी को उनका रिडम्पशन कर दिया था, तो अब पूरे साल में इसको कन्वर्ट करेंगे। प्रोसीजर क्या था लिखवाया हुआ है मैंने प्रोसीजर, ये देखिए कन्वर्ट करने का ये रहा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इसको मैं कॉपी कर लेते हैं। सेम प्रोसीजर है, कॉपी करो उठाकर पेस्ट कर दो। मतलब तुम तो नहीं कर पाओगे यार, मैं तो कर ही सकता हूँ। कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल पी। तो आता है, कहाँ गया? वही नहीं, याद हो गया। एक काम करते हैं, लिख लेता हूँ, हार मान ली मैं।
पर। सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पर हमें लिखना होगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। अब ध्यान सुनना, अगर किसी स्टूडेंट को प्रीवियस लेक्चर में समझ में नहीं आया था, वो इस वजह में ध्यान सुन लो, फिर से कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। हो सकता है आपने पिछली क्लास के अंदर, पिछले लेक्चर के अंदर ढंग से नहीं समझ पाए, नहीं आया होगा समझ में, हो सकता है पहली बार में ऐसे ही होता है। तो सबसे पहले आप लिखना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो मुझे बताओ कितने शेयर साल महीने के शुरू में आउटस्टैंडिंग थे, साल के शुरू में 3600। अब मुझे बताओ, ये एक बात बताओ, कुछ इस तरीके समझो कि ये जो 3600 शेयर है, ये साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब क्या है, इन्होंने अपना पैसा लगा रखा है, पिछले साल लगा रखा होगा। अब जब पिछले साल इन्होंने अपना पैसा लगाया होगा, तो 3600 शेयर का पैसा इस साल भी तो लगा हुआ है, क्योंकि अगर मैं अपने बैंक में पैसा जमा कर रहा हूँ पिछले साल के एंड में 31 मार्च को, और वो पूरे साल मेरे बैंक में पड़ा हुआ है, तो मेरा पैसा बैंक में कंट्रीब्यूट है ना पूरे साल के लिए। सिमिलरली इनका पैसा साल के शुरू में ही कंट्रीब्यूट हो गया था इस साल, तो इस साल जो प्रॉफिट होगा वो इनको पूरा पूरा मिलेगा, इन पे हिस्सा है इस साल का प्रॉफिट का। तो इस साल जो भी पूरे साल का प्रॉफिट होगा उसमें पूरे साल का हिस्सा है इनका, क्योंकि इनके साल के शुरू में ही इन्होंने पैसा लगा दिया था, और ये पूरे साल इनका कंट्रीब्यूशन, इनके पैसा, जो पैसा इन्होंने लगाया था ना 3600 शेयर जिसने खरीदे, जिन पब्लिक ने ये पैसा लगाया, जिन शेयर होल्डर ने ये 3600 शेयर खरीद के कंपनी में पैसा लगाया, वो पूरे साल के लगाया, तो पूरे साल का जो प्रॉफिट होगा वो इस पे डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, इनको पूरे साल का मिलेगा। अब दूसरी बात ये आती है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू। अब आपने क्या करा, कुछ शेयर इशू कर दिए। सर आपने कितने शेयर इशू करे, सर आपने 1200 शेयर इशू करे। अब मुझे क्या बताओ, जब इन्होंने 1200 शेयर इशू करा, तो ये 1200 शेयर जो इन्होंने इशू करा, तो इन्होंने कब करा, 31 अगस्त को। अब पूरे साल का प्रॉफिट, क्या इनको पूरा साल का प्रॉफिट मिलना चाहिए 1200 शेयर का? नहीं सर, इनको पूरे साल का नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये मिडल ऑफ द ईयर में इशू हुए, मतलब इन्होंने जो पैसा लगाया, ये 1200 शेयर जिस शेयर होल्डर ने खरीदे होंगे, मान लो आप वो शेयर होल्डर है जिसने 1200 शेयर खरीदे, अब आपने मिडल ऑफ द ईयर में खरीदा, तो क्या पूरे साल का प्रॉफिट मिलेगा? नहीं, ये शेयर होल्डर नाराज हो जाएंगे, ये कहेंगे भैया हमने साल के शुरू में मिला, हमें भी उतना ही अर्निंग पर शेयर मिल रहा है, और ये मिडल ऑफ द ईयर में पैसा लगा रहे हैं, इनको भी उतना मिल रहा है, तो हमारा पहले पैसा लगाने का क्या बेनिफिट? तो यही ध्यान में रखते हुए हमने कहा कि इनका 1200 शेयर, जो इन्होंने जिस पर्सन ने ये 1200 शेयर खरीदे, इस पैसे का कंट्रीब्यूशन इस पर्टिकुलर ईयर में रहा। कितने ईयर में इनका कंट्रीब्यूशन रहा? सिर्फ इनका कंट्रीब्यूशन 7 महीने तक के लिए रहा। देख लो, 31 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक 7 महीने होते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो मतलब ये 1200 शेयर जिस पर्सन ने खरीदे थे, उसका पैसा कंपनी में 7 महीने तक रहा, तो उसका कंट्रीब्यूशन 12 में से कितने महीने तक का रहा? 7 महीने तक का रहा। तो अब हम क्या करेंगे, इस 1200 शेयर को उस, क्योंकि ये 1200 शेयर का पैसा 7 महीने के कंट्रीब्यूशन में रहा, तो इस 1200 को इस नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में, ऐसे शेयर में कन्वर्ट करेंगे जो पैसा पूरे साल कंट्रीब्यूशन के बराबर आ जाए, पूरे साल के कंट्रीब्यूशन के बराबर आ जाए। लेट्स सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, ये देखो मैंने कहा ये 12 शेयर 12 महीने के कंट्रीब्यूशन पे नहीं रहा, कितने महीने के रहा? 7 महीने के कंट्रीब्यूशन में रहा। मतलब जो 1200 शेयर, इन जो 1200 शेयर का पैसा कंपनी में आया है, वो 7 मंथ के कंट्रीब्यूशन रहा 12 में से, तो 12 में से 7 महीने का कंट्रीब्यूशन रहा। तो इस हिसाब से हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर लिया इस 1200 को ईयरली कंट्रीब्यूशन पे। मैं आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगा, पहले इसको समझ लो। 1200 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 7, इसका मतलब ये आ गया आपके पास 700 आ गया। अब मेरी बात को समझना, मेरी बात को समझना, मान लो ये एक शेयर ये 12 शेयर है ना, एक शेयर 1 रुपए का है, तो इन्होंने 12 शेयर खरीदा। अब मान लो ये 12 शेयर हर महीने 1200 रुपए दे रहे हैं, 31 अगस्त से लेकर 31 अगस्त से लेकर 31 अगस्त से लेकर, मैं समझा रहा हूं आपको कॉन्सेप्ट, 31 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक, 31 मार्च तक इन्होंने 1200 पर मंथ दी। ठीक है, इन्होंने पैसा कब लगाया कंपनी में? 31 अगस्त को। अभी कैसे लगा रहे पैसा? हर महीने 1200 रुपए देंगे, कितने महीने तक? 7 महीने तक, इस साल के एंड तक। तो 7 महीने तक 1200 रुपए देना, इसका मतलब क्या हो गया? 7 महीने तक 1200 रुपए देने का मतलब ये होगा कि 1200 इंटू 7, 1200 इंटू 7, ये आ गया 8400। या तो आप ऐसा कह लो कि 1200 रुपए हर महीने आए 7 महीने तक, यहां से यहां तक, या आप ऐसा कह लो कि 1200 ना कह के ऐसे बोल दो कि 1200 की जगह 700 अगर आ जाते पूरे 12 महीने के लिए, तब भी 8400 ही होता। मतलब जो 1200 शेयर
का पैसा 7 महीने तक आ रहा है, मतलब 12, मैं ये कहूँ 1200 रुपए मुझे 7 महीने तक आए या 700 रुपए मुझे 12 महीने तक आए, दोनों का मतलब 8400 ही होता है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, ऐसा करने से बेसिकली हम ये करते हैं कि जो 1200 शेयर है वो 7 महीने के है, तो ऐसे कितने शेयर होंगे जो सेम अमाउंट आओ 12 महीने के लिए। मतलब आप ऐसा कह लो कि 1200 शेयर 7 महीने का कंट्रीब्यूशन या 700 शेयर 12 महीने के लिए कंट्रीब्यूशन, बात एक ही पड़ती है। समझ में आया? 1200 रुपए अगर 7 महीने तक दूंगा तो 8400 होगा, अगर इसकी जगह पर आप ऐसा कह दो 700 रुपए 12 महीने तक के लिए दो तब भी 8400 होगा। मतलब या तो आप 1200 7 महीने बोल दो या 700 12 महीने बोल दो, बात एक ही होती है। बात समझ में आई? तो इस हिसाब से हम कन्वर्जन करते हैं। तो इनका कंट्रीब्यूशन 12 में से कितने महीने के लिए रहा? सर इनका कंट्रीब्यूशन 12 में से 7 महीने के लिए रहा, तो इनको उसी हिसाब से पैसा मिलेगा। मतलब जो पैसा इन 1200 को मिलेगा 7 महीने के लिए, हम ऐसा कह सकते हैं वो प्रॉफिट 700 शेयर को दे दो 12 महीने के लिए, बात बराबर होती है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? आप जो पैसा जो प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे इन 1200 को 7 महीने के हिसाब से, वो सेम होगा वो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करोगे 700 शेयर को 12 महीने के हिसाब से। ये कहने का मतलब है। तो हमने क्या करा, क्योंकि ये 3600 पूरे 12 महीने का है तो ये 700 भी हमने पूरे 12 महीने के हिसाब से कर दिया, जबकि 1200 7 महीने के हिसाब से था। अब मैंने क्या करा, अब मैंने कहा भाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये हम करते हैं इसमें ऐड। अब हम करेंगे माइनस नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बायबैक। अब बायबैक का कॉन्सेप्ट ये होता है, बायबैक का दोस्तों कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो शेयर हमारे पास पहले से पड़े हैं इनको हम कहते हैं, इन शेयर होल्डर को कहते हैं भैया तुम हमें बेच दो अपने शेयर। कंपनी अपने शेयर होल्डर कहती है कि भाई कोई पर्सन अपना शेयर हमें देना चाहता है तो बेच दो, हम उसको पूरे पैसे दे देंगे शेयर का जो भी करंट प्राइस चल रहा हो। तो इस 3600 में 600 शेयर होल्डर रेडी हो गए कि हाँ भाई हम अपने शेयर आपको बेचने को रेडी है। तो कंपनी क्या कर रही है, इन 600 शेयर होल्डर के 600 शेयर के बदले में उनको पैसा दे रही है, दैट इज कॉल्ड बायबैक। तो एक बात मुझे बताओ, ये जो 3600 शेयर है इसमें से इनके 600 शेयर का पैसा इनको वापस लौटा दे 31 जनवरी को, तो इनका पैसा इस पूरे साल में कितना महीना कंट्रीब्यूट रहा? 8 महीने नहीं 10 महीने। 1 अप्रैल से 31 जनवरी तक 10 महीने हो गए। तो मतलब जो 3600 शेयर साल के शुरू में था उनका पैसा हमने लौटाया है 31 जनवरी को 600 शेयर का, उनका पैसा 600 शेयर का हमने लौटा दिया, पैसा वापस कर दिया, दैट इज कॉल्ड बायबैक, क्योंकि हमने उससे शेयर खरीद ली। तो एक बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इनका कंट्रीब्यूशन कितना रहा इस पूरे ईयर में? 10 महीने रहा, राइट। अच्छा अब हमें क्या करना होता है, इसको कन्वर्ट करना होता है 12 महीने में। हमें क्या करना होता है दोस्तों, इसको कन्वर्ट करना होता है 12 महीने में। जब हम बायबैक करते हैं, सुनना ध्यान से, सुनना कॉन्सेप्ट को अगर ध्यान सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। जब हम बायबैक का कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो ये 600 शेयर टोटल इंक्लूड है इसके अंदर पहले से, क्योंकि यहां पर हमने क्या करा, पूरे 3600 शेयर ले ली। तो मतलब जो बायबैक मैं कर रहा हूं उसके अंदर इसके अंदर इंक्लूड है, इसके अंदर इंक्लूड है। अब मैं यहां पर बायबैक में ये नहीं देखूंगा कि कितना कंट्रीब्यूट करा इन्होंने पूरे साल, मतलब इनका पैसा, ये 600 शेयर का पैसा पूरे साल में कितना कंट्रीब्यूट हुआ, 10 महीने कंट्रीब्यूट हुआ, ऐसा नहीं देखूंगा अब इसमें। इसमें तो मैं ये देख रहा था ना कि 1200 शेयर कितने महीने तक कंट्रीब्यूट कराना, 7 महीने तक। क्यों देख रहा था? क्योंकि इस 1200 शेयर का पैसा इसके अंदर नहीं जुड़ा हुआ था, इसलिए सिर्फ इतना ही देख रहा था कि कितना कंट्रीब्यूट हुआ है। अब बताए इस वाले केस के अंदर क्या देखेंगे, बायबैक वाले केस के अंदर, बायबैक वाले केस के अंदर देखेंगे ये 600 शेयर जो बायबैक हुआ उसमें से 12 में से कितने महीने कंट्रीब्यूट नहीं हुआ, ये देखेंगे। सर ऐसा क्यों देख रहे हैं हम? ऐसा इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमने 600 शेयर जो यहां पर जुड़े हुए इसमें 12 महीने का कंट्रीब्यूशन इंक्लूड कर दिया है। मतलब ये जो 3600 शेयर है इसके अंदर यही 600 शेयर है जो बायबैक का। अब जो 600 शेयर मैंने बायबैक करा इसमें से कितना सारा का सारा इंक्लूड कर दिया, मतलब ये साल के शुरू में कितने आउटस्टैंडिंग थे सारा का सारा इंक्लूड कर दिया। मुझे थोड़ी ना पता था कि साल के कुछ टाइम बाद ये बायबैक कर लेगी कंपनी, ऐसे तो शुरू में नहीं पता था। तो बिगिनिंग में हमारे 3600 शेयर थे, हमने कहा भाई ये पूरे साल रहेंगे तो इनका पैसा पूरे साल कंट्रीब्यूट होगा, तो मैंने ये 3600 शेयर पूरे 12 महीने के कंट्रीब्यूशन हिसाब से डाल दिया। बट बाद में ही पता चला कि इस 600 में से जो 600 शेयर इसके अंदर इंक्लूड है पूरे 12 महीने के हिसाब से ऐड हो रखा है, और सर इसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 10 महीने के हिसाब से था। तो इस 600 शेयर में जो इसके अंदर इंक्लूड है, तो ये 600 शेयर जो बायबैक वाला 600 है जो इसके अंदर इंक्लूड है, तो ये इसका पैसा इसका शेयर पूरे 12 महीने के अंदर इंक्लूड है, क्योंकि ये तो पूरा 12 महीने के हिसाब से निकाला। कैसे निकाला बताइए, 3600 शेयर 12 महीने में से कितना कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पूरे 12 महीने तक, तभी तो 3600 आया। तो 3600 शेयर में 12 महीने का कंट्रीब्यूशन यहां जोड़ दिया है।
बाद में बचा ये 600 शेयर जो इसके अंदर इंक्लूड है, इसका कंट्रीब्यूशन 10 महीने का है, तो मुझे कितने महीने का कंट्रीब्यूशन जो इसका नहीं था वो हटाना होगा इसमें? सर 2 महीने का। आया समझ में? तो मतलब बायबैक वाले केस के अंदर हम ये देखते हैं कि हमें कितना कंट्रीब्यूशन जो हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिया था इसके अंदर वो हटाना है। इसलिए ये देखो कि किस दिन बायबैक हुआ है, उस महीने तक काउंट करो, कितने महीने तक बायबैक, कितने महीने कंट्रीब्यूट रहा, 10 महीने, और यहाँ पर कितने महीने जुड़ रखा है, पूरे 12 महीने का। तो इस 600 शेयर पे जो बायबैक हुआ है इसका 12 महीने का कंट्रीब्यूशन यहाँ जुड़ रखा है, पर इसने तो सिर्फ 10 महीने कंट्रीब्यूट करा, तो एक्स्ट्रा कितना जोड़ दिया था हमने, सिर्फ 2 महीने का कंट्रीब्यूशन, इसलिए वो 2 महीने का कंट्रीब्यूशन हटा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब समझ में आया? जो पिछली क्लास में थोड़ी बहुत कमी रह गई थी वो क्लियर हो गई अब। ठीक है, तो इस तरीके से सोचना है। तो यहाँ पर ये देखना होता है कितना कंट्रीब्यूट करा, यहाँ देखना होता है कितना कंट्रीब्यूट नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर टोटल जुड़ गया था, टोटल कंट्रीब्यूशन यहाँ ऐड कर दिया था, तो यहाँ से हटाने के लिए देखना होता है कितना कंट्रीब्यूट नहीं करा। तो मैं इन सिंपल एक शॉर्ट लैंग्वेज में कह रहा हूं कि 600 शेयर का कंट्रीब्यूशन 12 महीने का हमने साल के शुरू में जोड़ दिया था, बाद में पता चला 600 शेयर ने सिर्फ 10 महीने कंट्रीब्यूट करा, तो ये जो 2 महीने कंट्रीब्यूट नहीं किया 600 में वो इसके अंदर जुड़ा हुआ था, इसलिए मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। तो 600 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज कॉल्ड 100। तो 100 यहाँ से माइनस कर दूंगा, अब क्या आ जाएगा हमारे पास 4200 शेयर आ जाएंगे, इसको बोलते हैं वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। दिस इज द कॉन्सेप्ट जो हमने पिछली क्लास के अंदर सीखा था, और जो थोड़ी बहुत कमी रह गई थी वो मैंने आज पूरी कर दी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी ये करा था, बट पिछली क्लास में मैंने समझाने का तरीका थोड़ा अलग था, अब मैं थोड़ा डिफरेंट वे लेकर आ गया समझाने का। बट अब क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया क्या सोचना होता है, बायबैक में क्या सोचना होता है और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में क्या सोचना होता है। अब बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन की, इलस्ट्रेशन नंबर 3 की। अब क्योंकि हमने दोनों चीज सीख ली है, क्या चीज, हमने प्रॉफिट निकालना सीख लिया है, वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, आपका अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। तो इसीलिए पे बेस्ड हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि देखो पहले क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट निकालना सिखाया, दूसरे क्वेश्चन में आपको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकालना सिखाया, अब तीसरे में बेसिक ईपीएस निकालना सीख लो। कैसे निकलेंगे? रेफर टू इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 को रेफर करते हुए कहा कि अगर कह रहा है कि प्रॉफिट जो है हमारा वो 21 लाख रुपए है, तो बेसिक ईपीएस निकालो। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 के अंदर अगर आप देखा होगा तो एक तो मुझे रखा है प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल, ये आ गया 21 लाख, और इलस्ट्रेशन 2 को कह रहा है रेफर करो, तो इलस्ट्रेशन 2 में नंबर ऑफ वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 4200, वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है, ठीक है, वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं 4200, ये आ गया इलस्ट्रेशन 2 के हिसाब से। तो भैया ईपीएस कैसे निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, अर्निंग पर शेयर आ जाएगा 21 लाख डिवाइडेड बाय 4200, इस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ये आ गया जी 500, एक शेयर पे कितनी की अर्निंग हो रही है, 500 शेयर की अर्निंग हो रही है। बताइए सर, क्या आपको पिछली क्लास के आप सभी टॉपिक क्लियर हो गए हैं, सारी चीज समझा दी पिछली क्लास की, जो जो चीज आपको था? ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, कुछ नई चीजें देखते हैं, नई बातें समझते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आती है चीजें, अब यहाँ पर हम आती है चीजें कि भैया स्पेशल केसेस कर दे क्या, नहीं कर लेते सर, स्पेशल केसेस। अब हम पढ़ रहे हैं स्पेशल केसेस और कैलकुलेटिंग वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, और कैलकुलेटेड वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी। अब ये क्या कहता है, देखिए इसके अंदर ना कुछ स्पेशल केसेस आ जाते हैं, और स्पेशल केसेस के अंदर है तो बहुत सारी लंबी लिस्ट, बट जो मेन मेन सारे इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर लेते हैं।
मेन सारे इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। सर स्पेशल केसेस का मतलब क्या है? स्पेशल केसेस का मतलब ये है कि कुछ ऐसी सिचुएशन बीच में क्वेश्चन में ऐड ऑन कर देंगे जिससे क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट बना दे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पहला स्पेशल केसेस है पार्टली पेड अप शेयर। पहला है पार्टली पेड अप शेयर। मैं सारे केसेस आपको एग्जांपल की आपसे समझाता हूं, ठीक है ना। पार्टली पेड अप शेयर, पार्टली पेड अप शेयर का मतलब क्या होता है? देखिए साल के शुरू में, बिगिनिंग ऑफ ईयर में हमारे पास 1000 शेयर थे, ठीक है सर। ऐड दे रहे 10 रुपए वाले, जिन्होंने पूरा पैसा पे कर दिया है, फुल्ली पेड अप है। फुल्ली पेड है मतलब 10 रुपए के हिसाब से था, 10 रुपए इन्होंने पे कर दिया है, इनके 1000 रुपए शेयर का पैसा पूरा पे हो चुका है। ओके, 1000 शेयर और थे 10 रुपए वाले, पेड ओनली 8 रुपीज। इन्होंने अभी 8 रुपए पे करा है। हमारे पास क्या था? हमारे पास 2 शेयर है साल के शुरू में, मतलब 2 टाइप के शेयर होल्डर है हमारे पास। एक शेयर होल्डर है 1000 शेयर है, जिन्होंने अभी तक 10 रुपए पूरा पे कर दिया है। 1000 शेयर और है जिसमें अभी तक 8 रुपए पे कर दिया। अब आप क्या कहोगे? क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हमारे पास 2000 शेयर है, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आपके हमारे पास 2000 शेयर है और इन्होंने पूरे साल कंट्रीब्यूट करा है। यहाँ पर बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हमारे पास 2000 शेयर है, इधर 2000, क्योंकि इन्होंने पूरे साल कंट्रीब्यूट करा है तो यहाँ पर आप 2000 डाल दोगे, जबकि ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया? अभी तक मैंने आपको सिखाया कि जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आपके पास शेयर होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन पूरे साल रहता है, बिल्कुल रहता है पूरे साल। तो उनका कंट्रीब्यूशन अगर पूरे साल रहता है तो प्रॉफिट का हिस्सा भी उनको पूरे साल का मिलेगा, यही बोला। अब यहां पर मैं भी ये कह रहा हूं आपको कि बिगिनिंग में आपके साल के शुरू में 2000 शेयर है, क्या इनका कंट्रीब्यूशन पूरे साल रहा? यस, पूरे साल रहा। बट कहानी क्या आती है? कहानी ये आती है कि इन शेयर होल्डर ने 8 रुपए ही पे किया है और उन्होंने 10 रुपए करा है। तो अब यहाँ पर जो जिसने 10 पूरा पे कर दिया वो ये कहेगा कि सर आपने जो बताइए कंपनी, हमने पूरा फुल्ली पेड अप कर दिया है, तभी भी हमें प्रॉफिट में से उतना ही पैसा मिल रहा है, और जिन्होंने अभी पूरे पैसे दिए भी नहीं है हमारी कंपनी आपको, उनको भी आप पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करो। ये तो गलत है, ये तो नाइंसाफी है। आप खुद ही सोचो भाई, अगर आपने 10 रुपए के हिसाब से पूरी पे कर दिया, आपको भी प्रॉफिट में उतना ही हिस्सा मिल रहा है, और मैंने अभी 8 ही दिए है तो मुझे भी प्रॉफिट में पूरा हिस्सा मिल रहा है। तो इस हिसाब से क्या ये सही है? आपके पूरे पैसे देने से आप भी नहीं देते तो तब भी तो आपको प्रॉफिट पूरा मिलता, तो ये नाइंसाफी होती है। इसलिए इस बात पे कंसीडर भी करना है। कभी ऐसा केस आ जाता है कि भाई बिगिनिंग में 2000 शेयर है पर उसमें से कुछ शेयर ने 8 रुपए के हिसाब से ही पे करा है, तो उनको उसी हिसाब से पैसा मिलेगा। अब आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज करनी है। कैलकुलेशन में अभी तक आप ये करते थे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग इन बिगिनिंग, जो आप करते थे उसमें आप क्या करते थे? कुछ नहीं करते थे, आप कहते थे 1000 शेयर है, 12 इंटू 12 कर देते, मतलब इनका कॉन्ट्रीब्यूशन 12 में से 12 महीने के लिए रहा, ठीक है सर। और अब क्या करेंगे? इनको 10 रुपए के हिसाब से पे करा, इन्होंने पूरा पे करा 10 रुपए के हिसाब से। अब नई चीज और ऐड हो जाएगी, और ये भी कहेंगे कि भाई 10 रुपए के हिसाब से पे करा था तो 10 रुपए, तो आपका आंसर तो 1200 ही आया है, क्योंकि इन्होंने तो पूरे साल कंट्रीब्यूट करा, 1000 आया। आपका आंसर आएगा 1000 ही, क्योंकि भाई 12 में से 12 महीने के लिए कंट्रीब्यूट करा है और 10 में से 10 रुपए पे करे पूरे, तो 1000 ही आए, कट जाएगा 1। पर दूसरे वाले में थोड़ा सा चेंजेस आएगा कि इसने 1000 रुपए 12 में से 12 महीने के लिए कंट्रीब्यूट करा है। देखो मंथ तो शुरू में पूरा करा है, ये 1000 रुपए में पूरा बिगिनिंग ऑफ द ईयर में का पूरा महीने पूरा साल चला है, बट सर इसमें 10 में से 8 रुपए कंट्रीब्यूट करा है। इसका मतलब अब आपका आंसर में 800 आ जाएगा, मतलब इन्होंने 8 रुपए कंट्रीब्यूट करा है, इन्होंने अभी तक 800 ही पे करे हैं, तो उस हिसाब से इनको मिलेगा। मतलब 8 रुपए के हिसाब से इन्होंने पे करा तो 800 आ गया। समझ में आया? इस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे। हम ये कहेंगे कि इन्होंने 1000 शेयर 8 रुपए के हिसाब से पे करा, अभी तक उन्होंने 8000 पे करे, जबकि इन्होंने 10,000 पे करना था, मतलब इन्होंने 2000 पे नहीं करे, तो उतना हमने कम कर दिया शेयर, उतना हमने शेयर में कम कर दिया, नंबर्स ऑफ शेयर में कम करते हैं ना। तो हमने क्या करा, 1000 शेयर इन्होंने पूरे 12 महीने के लिए कंट्रीब्यूट करा है, पर इन्होंने 10 रुपए से 8 रुपए दिए, तो इसलिए इनको कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या कहेंगे, जो हम यहां पर लिखते हैं ना बिगिनिंग ऑफ द ईयर में इतने शेयर है, उसकी कैलकुलेशन अब थोड़ी सी अलग हो जाएगी, क्योंकि उसमें एक नया स्पेशल केस जुड़ गया, दैट इज कॉल्ड 1800। अब मैं 2000 से स्टार्ट ना करके 1800 से करूंगा। दिस इज फर्स्ट स्पेशल केस, ये हमारा पहला स्पेशल केस था। ये एक नई छोटी छोटी कैलकुलेशन आपके अंदर डाल देगा क्वेश्चन के अंदर कि हाँ कुछ पार्टली पेड अप है, तब अब बताओ। करना कहानी वही है, उसके बाद की कहानी क्या है, ये सब सेम ऐसे ही है, पर इसके अंदर कुछ चेंजेस
कर दिया गया है। ऐसे ही दोस्तों 2-3 केस और है। पहला एक केस है बोनस इशू, एक केस है राइट इशू। तो ऐसे 2-3 केस स्पेशल केस है जो बहुत महत्वपूर्ण केस है, जो क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो पहला केस समझ में आ गया आपको। अब जरा दूसरे केस की बात कर लेते हैं, बोनस शेयर। बोनस शेयर की बात कर लेते हैं। अब आपको पता है जी बोनस शेयर में क्या होता है। बोनस शेयर में एक शेयर के बदले में एक एक्स्ट्रा मिल जाता है, या दो के बदले में एक मिल जाता है, ये बोनस शेयर है। तो अब इसमें जब बोनस शेयर इशू हो रखे हैं तो इसमें वेटेड नंबर ऑफ एवरेज इक्विटी शेयर की कैलकुलेशन कैसे होगी, अगर बोनस शेयर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आता है राइट इशू, एंड देन जाकर ये स्पेशल केस खत्म होते हैं। हालांकि एक लिस्ट है, आप स्टडी मैट में देखोगे तो आपको एक लिस्ट नजर आएगी, पर अगर वो बिना लिस्ट आप नॉर्मल भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बट कुछ चीजें जो आपको नॉर्मल से समझ नहीं आएगा वो ये है जो मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ, और यही पेपर में पूछेगा वो, अगर आप पूछेगा तो इसी में से पूछेगा। चलिए जी बोनस शेयर के बारे में देखते हैं। देखिए बोनस शेयर के बारे में समझने से पहले छोटी छोटी बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए, और ये बातें आपने इशू ऑफ शेयर चैप्टर में पढ़ी है, बोनस शेयर वाले चैप्टर में पढ़ी है। बट मुझे इतना अंदाजा है कि 100 में से 90% बच्चे भूल गए, इसलिए मुझे दोबारा बताना पड़ेगा। देखिए नॉर्मली जब भी शेयर इशू होते हैं तो आपकी एंट्री होती है, नॉर्मल शेयर इशू जब होते हैं, नॉर्मल शेयर जब इशू होते हैं इन कैश, तो आपकी या कैश या फिर बैंक से जब इशू होते हैं तो आपकी एंट्री सिंपल ही होती है कि बैंक से आपका पैसा आ जाता है और शेयर कैपिटल बढ़ जाता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल आपका बढ़ जाता है, यही होता है। अब इसको आप दो पार्ट में कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, एंड शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कट जाएगा, बैंक टू शेयर कैपिटल आ जाएगा, इन एंड तो वही आया। इसके बाद जब आप बोनस शेयर इशू करते हो तो बोनस शेयर में क्या होता है, बोनस शेयर का मतलब क्या है। बोनस शेयर का मतलब है कि भैया जो शेयर होल्डर हमारे पास पहले से है उनको हम हर 4 के बदले में 1 दे रहे हैं, हर 2 के बदले में 1 शेयर बोनस में दे रहे हैं, हर 5 के बदले में 1 दे रहे हैं। तो बोनस शेयर इशू करने का मतलब है कि मान लो अगर हमारे पास पहले साल के शुरू में 1000 शेयर है तो हम 1:5 की रेशियो में बोनस शेयर इशू कर रहे हैं, मतलब हर 5 शेयर होल्डर को 1 बोनस शेयर मिलेगा। मतलब अगर आपके पास 5 शेयर है, अगर आपके पास 5 शेयर है तो उन 5 शेयर के बदले में आपको 1 एक्स्ट्रा मिल जाएगा, मतलब अब आपके टोटल 6 शेयर हो जाएगी। तो 1000 अगर टोटल शेयर है साल के शुरू में तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो 200 बोनस शेयर इशू होंगे। कितने शेयर इशू होंगे, 1000 शेयर है और 1/5 कर दो तो 200 बोनस शेयर आप इशू करो। अब जब बोनस शेयर इशू करते हैं तो क्या कंपनी के पास पैसा आता है, नहीं आता। राइट इशू जब करते हैं तो कंपनी के पास पैसा आता है, क्योंकि राइट इशू का कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास अधिकार है कि हम बाहर पब्लिक को पहले आपको पूछेंगे शेयर खरीदना नहीं खरीदना। बोनस इशू में क्या होता है कि अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनको कहते हैं आपको कोई पैसा नहीं देना, आपको हम ऐसे ही अपना 1 शेयर आपको दे रहे हैं हर 5 के बदले में। तो जो कंपनी ने 200 शेयर इशू करे हैं, ये 200 शेयर जो इशू करे हैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, इसके बदले में कंपनी के पास कोई पैसा नहीं आया है। तो बेसिकली होता क्या है कि कंपनी इस पैसे को लाती कहां से है, तो कंपनी अपने रिजर्व से निकालकर इस पैसे को लाती है। तो अब एंट्री क्या होगी कि आपकी शेयर कैपिटल तो बढ़ जाएगी क्योंकि आप शेयर इशू कर रहे हो, पर शेयर इशू करने पे कैपिटल तो इंक्रीज जाएगी, मतलब लायबिलिटी तो बढ़ जाएगी आपके शेयर की। पहले आप 1000 शेयर से अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर रहे थे, अब 200 बोनस और दे दिए तो अब 1200 शेयर से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। पर इस बार 200 शेयर से जो कैपिटल इंक्रीज करी इसके बदले में पैसा थोड़ी ना आया है, इसके बदले में आपका रिजर्व रिड्यूस हो गया। आपने ये पैसा कहां से निकाला है, रिजर्व रिड्यूस करा। अब मैं आपको बैलेंस शीट बनाकर दिखाता हूं, मैं आपको बैलेंस शीट बनाकर दिखाता हूं, सिंपल बैलेंस शीट बनाता हूं। लेट सपोज आपके पास एक एग्जांपल है कि आपके पास शेयर कैपिटल है, आपने 1000 शेयर की शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल आपके पास है लेट सपोज 1000, ये आपकी शेयर कैपिटल बढ़ गई और इससे आपका कैश बढ़ गया, कैश या फिर बैंक बढ़ी। यही हुआ, यही तो हुआ कि भैया आपका शेयर कैपिटल 1000 से बढ़ गया और आपका कैश बढ़ गया 1000 से। इस वाले में क्या हुआ होगा, इस वाले में ये हुआ होगा, एग्जाम्पल एक कुछ और ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर कैश बढ़ गया और यहाँ पर एक रिजर्व और डाल देता हूँ मैं यहाँ पर। मान लो इसने बैंक से बैंक बढ़ गया और इससे कैश बढ़ गया, मान लेते जो पैसा है कैश बढ़ गया और बैंक में हमारे पास 5000 रुपये पड़े हुए हैं और ये 5000 रुपये रिजर्व के नाम के पड़े हुए, बराबर है अभी बैलेंस शीट 6000 बराबर है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई जो मेरे रिजर्व में 5000 पड़े वो मेरे बैंक में पड़ा है, वो पैसा रिजर्व का पैसा मेरे बैंक में पड़ा हुआ है, और जो कैपिटल इंक्रीज करी उससे मेरी लायबिलिटी बढ़ गई और उससे मेरा कैश बढ़ेगा क्योंकि कैश आया। अब इधर आ जाए, अब आपकी शेयर कैपिटल क्या हुआ,
शेयर कैपिटल क्या हुआ, पहले कितनी थी 1000, अब आपने 200 बोनस शेयर और इशू करे तो अब 1000 प्लस 200, 1000 प्लस 200, अब आपकी कैपिटल कितने से बढ़ जाएगी 1200 से। अब आपका कैश कितने से बढ़ेगा, क्या बोनस शेयर इशू करने पे कैश आया, नहीं आया सर, बोनस शेयर इशू करने पे कैश तो नहीं आया, तो 1000 ही था। तो हुआ क्या एक्चुअली में, जो 200 शेयर आपने इशू करे, इस 200 शेयर का पैसा आपने कहां से लिया, रिजर्व से लिया। तो बेसिकली हुआ ये हुआ कि कैपिटल बढ़ गई और रिजर्व आपका कम हो गया। तो बोनस शेयर में कंडीशन ये होती है, बोनस शेयर में होता ये है कि जो रिजर्व आपका बढ़ा था उसका पैसा यूटिलाइज करके अपनी कैपिटल, तो लायबिलिटी का लायबिलिटी में रहता है, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इफेक्ट, इसको बोलते हैं कैपिटल के इफेक्ट का एडजस्टमेंट करना। ठीक है, तो रिजर्व से निकाल कर हम क्या करते हैं, उसमें डाल देते हैं कैपिटल में, बोनस शेयर इशू करते हैं ना। देखो अभी भी यहाँ पर 6000 और 6000 ही आ रहा होगा, और बैंक में आपके पास कितना बड़ा है, वही 5000। तो बस फर्क कुछ नहीं हुआ, फर्क यहाँ पर हुआ बोनस शेयर इशू करने में, जो पैसा रिजर्व में पड़ा था, जितने के रिजर्व यूज करा है बोनस शेयर इशू करने, वो कैपिटल में जाकर जुड़ जाता है। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट, ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब मुझे एक बात बताओ सर, कैपिटल जो होता है वो उसका पैसा किसका होता है, ऑनर का, और जो रिजर्व होता है उसका पैसा किसका होता है, ऑनर का। मतलब जो कैपिटल होता है उसका पैसा भी ऑनर का ही है, और जो रिजर्व होता है उसका पैसा भी ऑनर का ही है। मतलब दोनों पैसा ऑनर का होता है। ऑनर मींस इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं उनका होता है। अब आप पैसा इधर से इधर खिसका लो या इधर से इधर खिसका लो, अरे नाम में तो चेंज आ रहा है, पैसे का नाम इधर से इधर, अबे ये जब है ही दोनों, ये इक्विटी शेयर होल्डर क्या है भैया, ये दोनों पैसा। सर रिजर्व भी इक्विटी शेयर होल्डर का होता है, यस, ऑनर ऑफ द कंपनी जो होते हैं उन्हीं का होता है रिजर्व। तो रिजर्व जो होता है वो ऑनर ऑफ द कंपनी का होता है। अब आप रिजर्व से पैसा निकाल के शेयर कैपिटल में डाल दो या शेयर कैपिटल से रिजर्व में डाल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सर, दोनों ही पैसे ऑनर के ही होते हैं। सर रिजर्व तो कंपनी का होता है ना, तो कंपनी किसकी है, ऑनर की है ना। मेरे पास कुछ पैसा सेव है, मैं अपनी कंपनी का ऑनर हूँ, मेरे पास कुछ रिजर्व पड़ा है, तो वो किसका है, मेरा ही तो है। रिजर्व कंपनी का ऑनर कौन होता है, डायरेक्टर नहीं, डायरेक्टर तो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कंपनी का ऑनर होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, जिनका अधिकार होता है कंपनी पर। तो रिजर्व भी उनका होता है, कैपिटल भी उनकी ही होती है। ठीक है सर, तो आप इधर से इधर खिसकाओगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आ जाओ, बस नाम की इशू कर दिया शेयर, रिजर्व की जगह पर डाल दिया। अब कहानी को आगे बढ़ते हैं सर, इसमें अब क्या नया पॉइंट आ रहा है जो हमें सीखना है। इसमें जो नया पॉइंट आपको देखने को मिलेगा वो ये कहेगा कि कंपनी के पास पहले से 1000 शेयर थे 10 रुपए वाले। मैं एग्जांपल दे देता हूं, अब जो नई चीज है उसको करना है। कंपनी के पास 1000 शेयर थे एट द रेट 10 रुपीज ईच इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब कंपनी ने क्या करा, बोनस शेयर इशू करे 1:5 की रेशियो में, तो बोनस शेयर कितने आएगा, बोनस शेयर आ जाएगा भैया 1000 का 1/5 दैट इज 200 शेयर। अब मैं ये कहना चाहता हूं, जब आप ये वाली कैलकुलेशन करेंगे, ये वाली कैलकुलेशन कौन सी वाली, ये वाली, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग द बिगिनिंग में, तो यहां पर आपने बोनस शेयर इशू करा। तो एक बात बताओ सर, बोनस शेयर अगर आपने इशू करे हैं, एक मैं आपको डेट भी लिख देता हूं, इससे और अच्छा लगेगा। बोनस शेयर आपने इशू करे, जैसे कि साल के शुरू में था 1 अप्रैल को, ठीक है, अब आपने बोनस शेयर इशू करे मान लो 30 जून को, तो मुझे बताओ इनका पैसा, जो बोनस शेयर इंक्लूड, जो बोनस शेयर आपने इशू करे, इसका पैसा कितने महीने तक कंट्रीब्यूट हुआ कंपनी के अंदर। सर अगर आप ध्यान दो, मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को आपने, आपके पास 1000 शेयर थे, है ना, मतलब शेयर कैपिटल के नाम से कुछ था और आपके पास रिजर्व पड़ा था। आपके पास बेसिकली क्या था, शेयर कैपिटल के नाम से 1000 शेयर का पैसा पड़ा था और आपके पास रिजर्व पड़ा था कितना, 5000 रुपए का, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। अब 30 जून को क्या हुआ, 30 जून को क्या हुआ, आपने 200 शेयर बोनस, तो अब शेयर कैपिटल के नाम से कितना दिख रहा है, 1200 दिख रहा है, यहाँ पर बोनस शेयर इशू कर दिए, और रिजर्व कितना दिख रहा है, रिजर्व के बाद दिख रहा है 4800। यही तो हुआ, जिस टाइम आप बोनस शेयर इशू करते हो उस टाइम रिजर्व कितना है, 4800। अब साल खत्म हो गया यहाँ पर। अब मुझे बताओ इन 1000 शेयर का कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ का है। सर इन 1000 शेयर का कंट्रीब्यूशन कितने महीने का है, सर पूरे 12 महीने का इनका कंट्रीब्यूशन, तो उसका प्रॉफिट में से पूरे 12 महीने का प्रॉफिट इनको मिलेगा। और इन 200 शेयर जो बोनस शेयर इशू करे, जो इन्हीं को इशू करे, इनका कंट्रीब्यूशन कितना है, सर यहां तक का नहीं, ये गलत है। यही समझाना है मुझे इस डिटेल वर्जन में आपको, मैं इसलिए समझा रहा हूं, देखो ध्यान से। बोनस शेयर जो आपने 30 जून को इशू करे, तो बेसिकली हुआ क्या, बोनस शेयर जो इशू करे 30 जून को, उसमें से हुआ ये कि जो आपके रिजर्व में पैसा पड़ा था वो आपके अब शेयर कैपिटल में दिख रहा है, यही हुआ और कुछ नहीं हुआ। मैंने आपको फिर भी बताया कि 30 जून से पहले जो रिजर्व है वो भी तो ओनर का ही है, और 30 जून में जब बोनस शेयर इशू करा
तब भी ओनर का ही है। तो मैं कह रहा हूं कि साल के शुरू में मेरे पास 6,000 रुपए पड़े थे, साल के शुरू में मेरे पास 6,000 पड़े थे, 1,001 रुपए का एक मान लो 6,000 पड़े थे, और बोनस शेयर इशू करने के बाद भी तो 6,000 ही है, मतलब ये दोनों ही पैसा। तो मतलब बेसिकली मेरा समझाने का पर्पस ये है कि बोनस शेयर चाहे आप मिडल ऑफ द ईयर में करो, उससे फर्क नहीं पड़ता, उनका कंट्रीब्यूशन 12 महीने के लिए ही रहता है। कैसे रहता है मैं आपको बताता हूं। यहां पर जो कंट्रीब्यूशन है ये 30 जून से लेकर 31 मार्च तक का जो कंट्रीब्यूशन है ये बोनस के नाम से दिख रहा है, बोनस शेयर के नाम से दिख रहा है ये कंट्रीब्यूशन, इस वाले 200 अमाउंट का। और यहां से यहां तक का जो कंट्रीब्यूशन है ये रिजर्व के नाम से दिख रहा है, क्योंकि भैया जो ये 5,000 रुपए ये भी तो एक्चुअली में ऑनर का ही है। तो यहां से यहां तक रिजर्व के नाम से दिख रहा है, और यहाँ के बाद बोनस के नाम से दिख रहा है। वो 200 जो 200 की बात हो रही है वो इस तरीके से दिख रहा है। अब ये दोनों ही शेयर, दोनों ही पैसा जो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ कंट्रीब्यूट तो पूरे साल के लिए हुआ है, पर है ये पूरा दोनों पैसा ओनर के नाम से, बस नाम ही तो चेंज है। इसलिए कहा जाता है कि जब बोनस शेयर आप भले ही मिडल ऑफ द ईयर में कभी भी कर लो, पर अगर आप मिडल ऑफ द ईयर में कभी भी करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका पैसा यहाँ यहाँ करा है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से यही कंट्रीब्यूट हुआ है 200 शेयर का, नहीं, इधर से इधर बोनस के नाम से कंट्रीब्यूशन दिख रहा है, पर उससे पहले रिजर्व के नाम से दिखा है। रिजर्व भी एक्चुअली में ओनर का ही होता है। तो हम ये कहते हैं कि मिडल ऑफ द ईयर में कभी भी आप बोनस शेयर इशू करो, पर उनका कंट्रीब्यूशन पूरे साल का ही रहता है। तो सिमिलरली जब भी आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग इन बिगिनिंग निकालोगे, आउटस्टैंडिंग इन बिगिनिंग निकालोगे, तो आप 1,000 में से बोनस शेयर का पैसा यहाँ पर जोड़ दोगे, बोनस शेयर जोड़ दोगे, तो बेसिकली आप 1,200 कर दोगे। बट दोस्तों डायरेक्टली ऐसे नहीं जोड़ना, ये कैलकुलेशन आप डायरेक्टली ऐसे नहीं जोड़ेंगे, आएगा 1,200 ही, पर ऐसे नहीं जोड़ना है कैलकुलेशन, इसको करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। अब डिफरेंट क्या है, आएगा 1,200 ही, पर करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। सर डिफरेंट क्या है, तो इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, डायरेक्ट आपको 1,200 जोड़ना है। क्यों? क्योंकि भाई ये 200 शेयर जो बोनस शेयर इशू का उनका कंट्रीब्यूशन भी 12 महीने का था, कॉन्सेप्ट में समझा चुका हूँ कैसे 12 महीने का कंट्रीब्यूट हुआ। और जो 1,000 शेयर होगा तो साल के शुरू में पूरा 1,200 का कंट्रीब्यूशन हुआ। 1,000 रुपए, 1,000 शेयर जो पहले से बड़े थे उनका कंट्रीब्यूशन 12 महीने के लिए, और जो 200 शेयर बोनस शेयर इशू करे, चाहे आप मिडिल ऑफ द ईयर में कभी भी कर लो, साल के एंड में 31-30 तारीख को कर लो, तब भी पूरे 12 महीने का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि 30 तारीख तक रिजर्व के नाम से कंट्रीब्यूशन था ओनर का, और फिर बोनस के नाम से हो गया। तो बोनस शेयर कभी भी मिडिल ऑफ द ईयर में करोगे तो आपको पूरे साल का ही कंट्रीब्यूशन उनको मिलेगा, प्रॉफिट का पार्ट मिलेगा। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अब करना कैसा होता है, करने कैसा तरीका कैसा है इसको निकालने का, आएगा 1,200 ही, पर निकालने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तो अगर आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालने हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करना, वन बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर का यूज करना। क्या बोला मैंने, बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर, जो कि होगा 1 प्लस बोनस रेशियो, 1 प्लस बोनस रेशियो। तब जाकर आपके पास पता चलेगा कितने शेयर है, और वो शेयर जब पता चलेंगे तो उस शेयर में 12 इंटू 12 कर देना, उस शेयर में 12 इंटू 12 कर देना, तब जाकर ये अमाउंट कैलकुलेट होगा। शेयर निकालने के लिए क्या करना होगा, आउटस्टैंडिंग कितने साल के शुरू में शेयर निकालने के लिए आपको करना होगा, बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना होगा। दिस इज कॉल्ड बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर, बोनस एडजस्टमेंट, दिस इज कॉल्ड बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर। ठीक है, ये हो गया हमारा बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर। इसके लिए निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 प्लस बोनस रेशियो। जब यहाँ का टोटल जो भी आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर देना किससे, वो आउटस्टैंडिंग से, 1,000 से, तो जाकर आपका टोटल आ जाएगा ये वाला। ठीक है जी, फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये आने के बाद ये तो बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर हो गया। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ शेयर इन द बिगिनिंग, नंबर ऑफ शेयर इन बिगिनिंग, इस पे बोनस शेयर दे रहा हूं, और तब जाकर ये अमाउंट आएगा यहाँ से। सर समझ नहीं आ रहा सर, इसको थोड़ा डिटेल में समझाइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तो बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर निकालो। बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर आपके पास आया 1 प्लस बोनस रेशियो। बोनस रेशियो कितनी जरा बताना, रेशियो देख लो ना, 1:5 है, मतलब 1/5, तो 1 प्लस 1/5। अब एलसीएम ले लो, उसको सॉल्व कर लो, नीचे आ गया 5 एलसीएम, 5 को उधर भेजा, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 को उधर भेजा, +1, तो आ गया 6/5। ये आपके पास ये आ गया बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर। अब अगर आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग अगर आपको निकालना है और बोनस का एडजस्टमेंट दिखाना है, तो ऐसे करोगे, आपके पास 1,000 शेयर थे, इंटू 6/5 कर देना, तो आपके पास आ जाएंगे 1,200 शेयर। और 1,200 शेयर फिर आप देखना इनका कंट्रीब्यूशन कितने महीने का था, 12/12 का था। मैं वही कह रहा था कि आपके पास कितना शेयर है, 1,000 शेयर, और बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना 1,000 शेयर को, तो आ जाएगा 1,200, और 1,200 इंटू 12/12 करोगे तो आएगा 1,200। ठीक है सर,
क्लियर हो गया। तो हम कह रहे हैं ये 1200 शेयर, इसके अंदर 1000 साल के शुरू में और 200 रुपए बोनस दिया, तो 1200 शेयर का कंट्रीब्यूशन पूरे 12 महीने के लिए इस तरीके से कैलकुलेट होगा। सर इस तरीके से कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर निकालने की जरूरत क्या है, हम डायरेक्टली जोड़ दे, हम डायरेक्टली जोड़ देते हैं भाई, पहले भी तो डायरेक्टली जोड़ेंगे भाई। बोनस शेयर 200 का है, 200 बोनस शेयर दिए, अब ये 200 बोनस शेयर जो आपने दिए, ये तो आपको पता है पूरे 12 महीने का कंट्रीब्यूशन है बोनस शेयर का, तो कंट्रीब्यूशन पूरे 12 महीने का है, ठीक है ना, क्योंकि इस पे दिए, क्योंकि ये 12 महीने है तो इस पे मिलने वाला 2 शेयर भी कंट्रीब्यूशन पूरे 12 महीने का, इसलिए इसको डायरेक्टली जोड़ दो, फिर बोनस फैक्टर निकालने की जरूरत क्या है। पर आइए मैं आपको समझाता हूं कि मैंने ये क्यों निकाला। एक एग्जांपल ले लो कि मान लो अगर यहाँ पर मिडल ऑफ द ईयर में, मान लो मई में, 1 मई को हमने एक और इशू करा होता, 1 मई को हमने एक और इशू करा होता शेयर, ठीक है, मान लो 1 मई को हमने 500 शेयर और इशू करे होते, एग्जांपल यहां पर ले लेते, 1 अप्रैल को हमारे पास कितने शेयर थे, 1 अप्रैल को हमारे पास 1000 शेयर थे, ठीक है, और यहां पर हमने 1 जून को हमने कितने शेयर और इशू करे, अनदर इशू करे 500 शेयर, फिर जाकर हमने 31 अगस्त को बोनस शेयर इशू करा। अब जो बोनस शेयर करो 1:5 की रेशियो में करा, 1:5 की रेशियो का इन द सेंस कि अगर मैं टोटल शेयर कहूं तो ये 1500 आ गया, 1500 को 5 से डिवाइड 100 से 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 300 आ जाएगा, तो बोनस शेयर आपने 300 करा। अब मुझे बताओ ये 300 जो बोनस शेयर आपने करा, इसमें से इसका बाइफरकेशन करोगे तो इसका बाइफरकेशन कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ के 200 इधर है, 200 बोनस शेयर इसे है और 100 बोनस शेयर इसमें से है, यही तो करोगे भाई। 500 शेयर जो इशू करे इनको बोनस देंगे तो 5 डिवाइड करेंगे 1 से मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा इनका और इनका आ जाएगा 200। अब मेरी बात समझना, क्योंकि ये 300 शेयर का कंट्रीब्यूशन आपने पूरे साल के लिए है, तो आपकी गलती क्या हो जाएगी, आप डायरेक्टली आप 1500 कर दोगे, क्या करोगे आप 1500, आपने मैंने कहा सर 1000 ये थे, 500 आपके ये है और 300 का अपने बोनस, तो 1500 कर दोगे, तो 1500 का डायरेक्टली आपने कहा ना कि ये एडजस्टमेंट फैक्टर मत निकालो, डायरेक्टली आप जोड़ दो, क्योंकि आना तो 1200 ही है, ये 200 जो इशू करा और साल के शुरू में तो 1200, तो ये एडजस्टमेंट फैक्टर निकालने का पर्पस क्या है, ये समझा रहा हूँ कि इसको क्यों निकालना है आपको, इसको इसलिए निकालना है क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो आप क्या करोगे, इस 300 शेयर को आप साल के इसमें जोड़ दोगे, 1000 पे 300 जोड़ दोगे, तो इस पे भी कंट्रीब्यूशन 12 महीने का निकाल दोगे इस 300 शेयर पे, जबकि जबकि ये 300 शेयर में से 100 शेयर हुआ है इस पे इशू, तो इसका इशू हुआ तो इस पे इशू हुआ है, तो इनका ये कब आए थे भाई, 1 जून को आए थे ना, तो इनका कंट्रीब्यूशन कम है, तो इनको मिलने वाला बोनस शेयर उनका कंट्रीब्यूशन भी तो कम होगा, है ना, बात समझ में आ रही है भाई। जब आए 1 जून को है तो इनका कंट्रीब्यूशन 12 महीने का रहा ही नहीं, इन्होंने पैसा ही कंपनी को 1 जून को दिया, इक्विटी शेयर होल्डर ही 1 जून को बने, तो इनको अगर बोनस शेयर मिलेगा तो वो बोनस का अमाउंट जो इनको मिल रहा है 100 शेयर, इसका कंट्रीब्यूशन भी तो उतना ही रहेगा जब इन्होंने इशू करा, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए हम डायरेक्टली इस पे नहीं जोड़ते, इसलिए हम अलग अलग करके बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर निकालकर इसमें ऐड ऑन करेंगे। हम कहेंगे कि देखो ये 500 शेयर है, ये 500 शेयर है, और इस 500 शेयर पर, क्योंकि 500 शेयर जो है ये आए 1 जून को, और 1 जून से लेकर 31 मार्च तक कितना होता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, टोटल हो गए सर 10 महीने, तो ये सर इनका 10 महीने का कंट्रीब्यूशन है, ये जो 500 शेयर है, तो इन पे मिलने वाला बोनस शेयर भी 10 महीने का कंट्रीब्यूशन होगा, नहीं तो आप गलती कर दोगे, इस 300 शेयर को डायरेक्टली 12/12 कर दोगे, नहीं, 300 शेयर में विभाजित करेंगे, मतलब बाइफरकेशन करेंगे, और जो शेयर पे मिलने वाला बोनस शेयर अगर वो कंट्रीब्यूशन 12 महीने का, तो इनको भी 12 महीने का देंगे, अगर जिस शेयर इशू हुए वो उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 10 महीने का रहा है, तो इस पे बोनस मिलने वाला भी 10 महीने का ही रहेगा, इसलिए हम इसको बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर से करते हैं, ठीक है सर, डायरेक्टली एड ऑन नहीं करते, नहीं तो आप ये 300 शेयर पूरे इसमें ऐड कर दोगे 1000 में, और वो सीधा सीधा आप निकाल दोगे, देखो यहाँ तो आप कर दोगे 10/12, यहां कर दोगे 12/12, इसका क्या करोगे आप, इसको 12/12 कर दोगे आप, जबकि गलत है, इसमें से 200 अलग निकालो, इसमें जोड़ो और इसको करो 12/12, इसमें 100 अलग करके इसमें जोड़ो 600 और इसमें करो 10/12, तब जाकर आपका ये सही तरीका होगा, समझ में आ गया। दैट्स द कैलकुलेशन ऑफ बोनस शेयर, ये हमारी बोनस शेयर की कैलकुलेशन है। तो अगर आपके पास बोनस शेयर के बारे में डिटेल पूछ लेता है तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, ये वाला निकालिए, कैसे निकालेंगे, ये वाला पार्ट कहां गया, ये वाला पार्ट कैसे निकालेंगे, इस पार्ट को निकालते टाइम क्या करेंगे, जो भी हमारा बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर है, जो भी हमारे शेयर है 3600 शेयर, इसमें 1/5 है, इसमें अगर आप 1/5 का बोनस शेयर दे रहे हो तो 3600 में पहले करोगे बोनस 1/5 का मतलब ये
दैट इज कॉल्ड 6/5। अब 3600 को 6/5 करना और जो आएगा वो यहाँ पर उसके हिसाब से यहाँ पर ऐड ऑन किया जाएगा। बेसिकली कुछ इस तरीके से कि मान लो अगर ये 3600 शेयर है, इस पे 1/5 का बोनस शेयर दे रहे हैं, तो 3600 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6 ये आ जाएगा 4320। तो अब यहाँ पर 4320 आएगा, 4320 12/12 दैट्स आया समझ में बोनस का ट्रीटमेंट। ये हो गया हमारा बोनस शेयर का ट्रीटमेंट। क्लियर है सर? चलिए बोनस शेयर का ट्रीटमेंट आपको समझ में आ गया है। अब हम करते हैं आगे राइट इशू का ट्रीटमेंट। एक लास्ट ट्रीटमेंट और सीखते हैं राइट इशू का। पहले मैंने आपको कराया पार्टली पेड अप का ट्रीटमेंट, दूसरा एंड तीसरा हमारा राइट इशू। यही तीन इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन के बीच में आपको डालकर दे सकता है और एडवांस क्वेश्चन बना सकता है राइट इशू। और मैं इसके बारे में इसलिए नहीं लिखवा रहा, क्यों? क्योंकि डायरेक्टली मैं एग्जांपल आपको समझा रहा हूं तो उससे आपको चीजें क्लियर हो रही है। लिखवाऊं इतनी सारी चीजें बताऊं कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं सीधा एग्जांपल से आपको डिटेल बता रहा हूं। अब राइट इशू का एक्चुअली मतलब क्या होता है सर? राइट इशू का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं पहले उनका अधिकार होता है, उनको हम वो देते हैं कि अधिकार देते हैं कि यार अगर आपको कोई शेयर खरीदना है, हम बाहर मार्केट में इशू कर रहे हैं, आपको लेना है तो आप ले लीजिए, सबसे पहले आपका अधिकार है और आपको हम कम में भी दे देंगे। बेसिकली क्या होता है कि मान लो अगर हमारा एक शेयर का जो इशू प्राइस है, इशू प्राइस अगर हमारे पास एक शेयर का 10 रुपए और हम इसको अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे रहे हैं, उनका अधिकार है कि भाई उनको पहले पूछो, तो हम उसको कितने में देंगे? थोड़ा कम में देंगे। लेट्स सपोज 7 रुपए में हमने दे दिया, तो हमने इशूड प्राइस क्या है? अच्छा राइट प्राइस बोलते हैं इसको। राइट प्राइस क्या है हमारे पास? राइट प्राइस है 7 रुपए। मतलब बेसिकली जो शेयर होल्डर को बाहर मार्केट से खरीदेगा तो एक शेयर 10 रुपए का मिलेगा, और हमारे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उनको कह रहे हैं कि हम आपको एक शेयर 7 रुपए में देने को तैयार है। तो हमने क्या दिया दोस्तों? यहाँ पर हमने उनको बेसिकली यहाँ पर फिर से एक बोनस का अमाउंट दे दिया। बिल्कुल बोनस दे दिया 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से। ये तो दिया, बोनस दे दिया। बोनस का मतलब क्या हुआ? डिस्काउंट, एक तरीके का बोनस बोल लो या डिस्काउंट बोल लो। तो हमने उसको डिस्काउंट दे दिया 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से, हमने उसको डिस्काउंट दे दिया कि हाँ आपको 3 रुपए नहीं देने, कम देने हैं। अब देखो 3 रुपए जो आपने डिस्काउंट दिया इसको आप बोनस का इंप्लीकेशन मारते, बोनस ही मान लो एक तरीके का। क्यों मान लो सर? हम तो नहीं मान रहे, तुम्हें मानना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ कैसे, देखो सुनो। ऐसे कि मान लो जब आप बोनस शेयर इशू करते हो तो क्या कोई पैसा आता है? नहीं आता। सिंपल सी बात है, जब बोनस शेयर इशू करते हो आपको कोई पैसा नहीं आता, तो आप क्या करते हो? उस पैसे को कहां से लेते हो? रिजर्व से। अब जो डिस्काउंट दे रहा हो वो पैसा आपके पास है नहीं है। सर डिस्काउंट कैसे दे रहे हो भाई? 10 रुपए का शेयर आप कैपिटल तो आप 10 रुपए के बढ़ाओगे, पैसा आपके पास कितना आएगा? पैसा आपके पास 7 रुपए आएगा। तो बाकी क्या करो? फॉर एग्जाम्पल ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में आपने क्या करा? आपने कहा भाई मैंने शेयर इशू करे, 1000 शेयर इशू करे 10 रुपए वाले। तो आपके पास 1000 शेयर 10 रुपए वाले इशू करे, तो आपने क्या करा? यहाँ पर कहा कि 1000 शेयर 10 रुपए वाले इशू करे, तो आपके पास 10,000 की आपकी कैपिटल, इशूड कैपिटल, ये शेयर कैपिटल बोलते हैं इसको, इशू नहीं कहते, शेयर कैपिटल कहते हैं। शेयर कैपिटल आपके पास कितना हो गया? 10,000 रुपए का। मान लो रिजर्व हो गया पहले से कितना बड़ा था? रिजर्व हो गया बड़ा था 5,000 रुपए का। 5,000 का आपका रिजर्व पड़ा था, उसका पैसा बैंक में पड़ा था 5,000। एक बात मुझे बताना, जो 1000 शेयर आपने 10 रुपए के इशू करे 10,000 रुपए, क्या वो आपके पास कैश आया है क्या 10,000 रुपए? नहीं सर, आपके पास जो कैश आया है वो 1000 शेयर इंटू 7 रुपए के हिसाब से आया है। मतलब कितना आया है? सिर्फ 7,000 रुपए आया। बैलेंस शीट मैच कर दोगे क्या? नहीं होगी बैलेंस शीट मैच। क्यों नहीं? कि 7 और 5 कितना हो जाएंगे? सर ये रिजर्व का पैसा जो पहले से रिजर्व पड़ा है वो मेरे 5,000 में पड़ा है, तो 7 8 9 10 11 12 12,000 रुपए आया यहाँ पर बैलेंस शीट। और यहाँ पर कितना दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है भाई 14,000 रुपए। क्यों दिख रहा है? 13 14 नहीं 10 और 5 15,000 रुपए दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि जो 3 रुपए आपके पास कम आए वो कहां से एडजस्ट करोगे? अपने रिजर्व से करोगे। मतलब जो 1000 से 3 रुपए के हिसाब से मैंने कम लिया वो कहां से एडजस्ट करोगे भाई? रिजर्व में से। तो रिजर्व कम कर दोगे, अपना जो लॉस हुआ है वो आपका कम हो जाएगा रिजर्व उसकी वजह से। तो इसका मतलब जो मैंने 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से दिया है, तो 1000 इंटू 3,000 रुपए, तो अब यहाँ पे रिजर्व कितना रह जाएगा? 2,000 रुपए जाएगा, क्योंकि 3,000 रुपए मैंने यूटिलाइज कर लिया फॉर राइट इशू। तो मुझे बताओ, बोनस भी रिजर्व से इशू करते हैं, रिजर्व की मदद लेते हैं बोनस से इशू करने में, और राइट इशू में जो पैसा कम कर रहे हैं उसकी भी कैलकुलेशन रिजर्व के थ्रू ही होती है। तो बेसिकली हुआ तो ये बोनस ही, बट पहले वाले में और अब वाले में फर्क ये है कि पहले वाले में हम पूरा फ्री देते थे, यहां पर हम पूरा नहीं, इससे कुछ पैसे ले रहे हैं, बस इतना फर्क है। पहले वाले में जब मैं बोनस शेयर इशू करता हूं, मान लो मैंने 200 शेयर इशू करे ना, तो मैं 200 शेयर पूरे के पूरे 10 रुपए में लूंगा, 1 रुपए भी लूंगा, पूरे 200 शेयर फ्री। यहां पर 200 में से सिर्फ 3 रुपए नहीं ले रहा, 7 तो ले ही रहा हूं।
इशू तो हो रहा है, 7 रुपए तो आ ही रहे हैं, बस 3 रुपए ही नहीं ले रहा। बस ये फर्क है सर, बस ये फर्क है इसमें। तो हमें यहाँ पर क्या होता है, कहानी सारी वही है, कहानी सारी वही है जैसे मैंने बोनस को पढ़ाया, पर वहां पर और यहाँ पर का डिफरेंस क्या है, वहां पर जो बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर हम निकालते हैं वो टोटल 1000 शेयर पे निकालते हैं। क्या कहते हैं, 1000 शेयर पे 1/1 प्लस 1/5 मीन्स 6/5, 1000 शेयर इंटू 6/5 आ जाता 1200। कहते थे 1000 शेयर पे 200 का बोनस दिया और पूरा फ्री। यहां पर अगर मैंने ऐसे लिख दिया कि बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर और वही सेम ट्रीटमेंट करा, तो यहां पर 1000 शेयर पे जो 200 शेयर मैंने दिया वो पूरा फ्री नहीं है, उसमें 7 रुपए लिए है, सिर्फ 3 रुपए ही फ्री है। इसके लिए दोस्तों यहां पर निकाला जाता है राइट एडजस्टमेंट फैक्टर। क्या निकाला जाता है, राइट एडजस्टमेंट फैक्टर। जहां पर वहां बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर निकाला जाता है ना, यहां पर इसकी कैलकुलेशन के लिए राइट एडजस्टमेंट फैक्टर निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, राइट एडजस्टमेंट फैक्टर। बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर पूरे जो बोनस शेयर होगा उसमें 1 रुपया भी नहीं आएगा, इसलिए तो बोनस बोला। क्योंकि राइट में, राइट शेयर में होता है कि हम पूरा पैसा तो नहीं, थोड़ा तो लेते ही है, 7 रुपए तो ले ही रहे, 3 रुपए का तो बोनस दे रहे हैं, 3 रुपए का तो डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 3 रुपए के लिए अलग से मुझे कैलकुलेशन करनी होगी। और बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर का कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं लगा सकता मैं, क्योंकि वो पूरे 10 रुपए फ्री होता है और यहाँ सिर्फ 3 रुपए है, तो 7 रुपए जो आ रहा है उसका आप फर्दर इशू है, वो आपका इशू ही है, इशू प्राइस ही है, आपका पैसा आया है वो। इसलिए यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट आता है राइट एडजस्टमेंट फैक्टर का, हम बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर को यूज नहीं कर सकते। राइट, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब राइट एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकाला जाएगा, चलिए तो राइट इशू कैसे निकालेंगे। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 होगा, स्टेप नंबर 1 होगा कैलकुलेट थ्योरेटिकल एक्स, कैलकुलेट थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, कैलकुलेट थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, एक्स राइट वैल्यू पर शेयर, एक्स राइट वैल्यू पर शेयर, ये कैलकुलेट करो। कैसे निकालेंगे, एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस पर शेयर प्लस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर प्लस राइट इशू, राइट इशू प्राइस इनटू नंबर ऑफ राइट शेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर प्लस राइट इशू शेयर। स्टेप नंबर 2, अब आ जाएगा राइट एडजस्टमेंट फैक्टर को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मार्केट प्राइस पर शेयर कौन में थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, एक्स राइट वैल्यू पर शेयर, ठीक है। एंड स्टेप नंबर 3, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, वो निकल जाएगा फिर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग इनटू राइट एडजस्टमेंट फैक्टर, तो 12/12 वही जो आप फिर आ जाएगा। ये है दोस्तों, सबसे पहले आपको वर्ड का मतलब समझना है कि ये थियोरेटिकल एक्स राइट वैल्यू पर शेयर क्या होता है। थियोरेटिकल का मतलब होता है जब कंपनी, लिख लो हिंदी में कहीं लिखना चाहते हो, जब कंपनी राइट इशू करती है उसके बाद का मार्केट प्राइस क्या होगा एक शेयर का, उसको बोलते हैं थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस। सर ये कैसे पता चलेगा हमें, भाई कंपनी ने अभी राइट इशू नहीं करे और हम कह रहे हैं राइट इशू करने के बाद का शेयर प्राइस क्या होगा। जनरली क्या होता है दोस्तों, जब राइट इशू होते हैं ना, जनरली जब राइट इशू कंपनी लेकर आती है तो कंपनी 1-2 महीने पहले ही अनाउंस कर देती है कि हमारी कंपनी राइट इशू लेकर आने वाली है। अब सभी होल्डर या सभी पब्लिक को पता चल जाता है कि कंपनी राइट इशू लेकर आनी है, 1-2-3 महीने बाद राइट इशू आ जाएगा। तो सभी पब्लिक को पता है कि भैया जो नॉर्मल फेस वैल्यू होगा उससे कम प्राइस में मिल जाएगा मुझे,
ये पता चल जाता है। ठीक है, अब कंपनी क्या करती है, बाकी लोग क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर क्या करते हैं, डिमांड बढ़ाने की कोशिश करते हैं, डिमांड बढ़ जाती है उनकी, और डिमांड बढ़ाने से प्राइस हाई हो जाता है। अभी राइट इशू आया नहीं है, उससे पहले कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, तो ये जनरल पब्लिक होती है, वो क्या करती है, डिमांड बढ़ाना चालू कर देती है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बेसिकली करते हैं कि डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सब खरीदने की कोशिश करते हैं। अब क्यों खरीदते हैं मैं बताऊंगा, डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ने से क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा, कंपनी का प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है तो लोग और महंगे में खरीदने के लिए रेडी है उसको। ठीक है, डिमांड बढ़ रही है। अब कंपनी को पता है जब राइट इशू आएगा तो एक शेयर की वैल्यू 7 रुपए में कंपनी प्रोवाइड करेगी और उसको मार्केट में बेच देंगे। तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होता है, जब उसको राइट इशू मिलता है, वो खरीद लेता है कम में और बाहर मार्केट में उसको ज्यादा बेच देता है, क्योंकि डिमांड तो उन्होंने पहले ही बढ़ा दी थी। तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है, जो कंपनी जब राइट इशू करती है, तो राइट इशू करने के बाद लगातार जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जिन्होंने राइट इशू का अवेल करा है, ये कॉन्सेप्ट अवेल करा है राइट इशू, मुझे चाहिए, मुझे शेयर चाहिए राइट इशू में, तो वो लगातार बेचने लग जाता है बाहर मार्केट में महंगे, मतलब जितने में है, क्योंकि मार्केट में प्राइस तो बढ़ा हुआ है, उसको कम में मिला है, 7 रुपए मिला है, वो 20 रुपए में 30 रुपए में बेचने लग जाता है। तो लगातार बिकने से शेयर का प्राइस, लगातार बिकने से कंपनी की मार्केट वैल्यू कम हो जाती है एक पर शेयर की। तो यही कहता है एक्स कैलकुलेट थ्योरेटिकल एक्स राइट वैल्यू पर शेयर। जब कंपनी राइट इशू कर देती है, तो कंपनी राइट इशू करने के बाद कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो डाउन होता चले जाता है, क्योंकि लगातार लोग बेचने लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने खरीदा इसलिए था कि खरीदेंगे सस्ते में, बिकेगा सस्ते में, बेचेंगे महंगे में। तो लगातार लोग बेचने जाते हैं, इसलिए प्राइस में काफी फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। तो राइट इशू के बाद हमारा शेयर का प्राइस क्या रहेगा, उसको कहते हैं थ्योरेटिकल एक्स राइट वैल्यू पर शेयर। इसको निकालने का सिंपल सा तरीका है कि कंपनी के पास एग्जिस्टिंग अभी एक शेयर का मार्केट प्राइस क्या है, साल के शुरू में एक शेयर का मार्केट प्राइस क्या है, जब कंपनी ने राइट शेयर इशू करे थे उस टाइम एक शेयर का मार्केट प्राइस क्या था। मैं एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। कंपनी के पास अभी नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कितने हैं, कंपनी के पास नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर है आपके पास 1000, और राइट शेयर कितने करे इशू, 200 शेयर, 200 शेयर पे राइट इशू करा है। राइट शेयर भी ऐसे कर सकते हैं कि 1 के बदले में 5, मतलब हर एक को, हर जिसके पास 5 शेयर होंगे उसको एक राइट शेयर मिलेगा। मतलब अगर मेरे पास 5 शेयर है ना कंपनी के, तो एक शेयर मुझे मिलेगा राइट में, मतलब मुझे एक शेयर के बदले में एक शेयर मुझे मिलेगा, और मुझे उसको सिर्फ कम पैसे देने पड़ेंगे। लेट्स सपोज मेरे को कंपनी एक राइट शेयर दे रही है हर 5 के बदले, मेरे पे 10 शेयर है, तो कंपनी मुझे 2 शेयर देगी राइट शेयर, जैसे मुझे 10 रुपए के हिसाब से नहीं, 7 रुपए के हिसाब से पे करना होगा। ठीक है, तो मैंने कहा 1:5 का रेशियो है, 1:5 का रेशियो का मतलब कंपनी के अगर टोटल 1000 शेयर है, तो उनको टोटल 200 शेयर ही राइट इशू करना होगा, जिसका इशू प्राइस जो होगा, इशू या फिर राइट प्राइस जो होगा वो 7 रुपए रहेगा, और जो फेस वैल्यू है कंपनी की, एक प्राइस की नॉमिनल वैल्यू, वो 10 रुपए है। ठीक है सर, तो ये कंपनी की आज की मार्केट प्राइस है, फेस वैल्यू मतलब मार्केट प्राइस, फेस वैल्यू मत लिखो, मार्केट प्राइस लिखो पर शेयर। तो आज कंपनी ने जब अनाउंस करा है राइट इशू 10 रुपए था, तो आप क्या कह रहे हैं, थ्योरेटिकल एक्स प्राइस कैसे निकालोगे, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस कैसे निकालोगे, थ्योरेटिकल एक्स राइट वैल्यू पर शेयर कैसे निकालोगे। सिंपल है, बहुत सिंपल है, वैल्यू पर शेयर फॉर्मूला नाम का ही बना रखा है। पहले कितने शेयर थे, 1000 शेयर, एक शेयर का प्राइस कितना था पहले, 10 रुपए। अब राइट इशू कितने कर रहे हो, 200 शेयर, और उसको एक शेयर का प्राइस कितने में दे रहे हो, 7 रुपए। टोटल शेयर कितने, 1000 प्लस 200। बताओ क्या मुश्किल है, सिंपल ही तो है। पहले कितने शेयर थे, 1000, उसका पहले का मार्केट प्राइस क्या था शेयर का, 10 रुपए, ये सब गिवन होगा। और हमारे पे राइट शेयर कितने इशू कर रहे हो आप, 200, उसमें एक शेयर कितने पे दे रहे हो, 7 रुपए में, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा, और टोटल शेयर से डिवाइड कर देना भैया, कितना आ जाएगा ये, 200 इंटू 7 प्लस 10,000, 11,400, और डिवाइडेड बाई 1200, क्या जाएगा 9.5। अब जैसे कि ये आया, आप क्या अब निकाल देंगे राइट एडजस्टमेंट फैक्टर। अब राइट एडजस्टमेंट फैक्टर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जो आपके पास मार्केट प्राइस जो था, करंट मार्केट प्राइस वो था 10 रुपए, और 9.5 का थ्योरेटिकल प्राइस जो आपके पास है, फ्यूचर में कम होने वाला है ना प्राइस, राइट इशू करने के बाद लोग क्या करते हैं, फ्लक्चुएशन लेकर आते हैं, लगातार बेचने लग जाते हैं, तो कम आएगा बेसिकली, क्या जाएगा। तो अब आपके पास एडजस्टमेंट फैक्टर आ गया 1.05 ये आपके पास एडजस्टमेंट फैक्टर आ गया। अब आप क्या करना, इस बेसिस पर इस पे वो दे देना, नंबर ऑफ शेयर इशू कर देना, मतलब एंड में आपका ये हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग 1000 इंटू एडजस्टमेंट फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, यह आ जाएगा 1052, राइट एडजस्टमेंट फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे 1052, और उसको 12/12, उस हिसाब से आपकी कैलकुलेशन फर्दर चल जाएगी।
ठीक है, पर इसको ध्यान देना है, पर इसकी कैलकुलेशन ऐसे नहीं होगी डायरेक्टली, इसको ध्यान से सुनना है। क्या कैसे होगी इसकी कैलकुलेशन, इसमें भी थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है। देखो इधर से डिपेंड करता है कि आपने नंबर हो, ये देखो 1 अप्रैल को ये रहा, आपको बताता हूँ 1 अप्रैल को ये रहा राइट इशू आपने कराया। लेट सपोज अप्रैल हो गया, मई हो गया, पूरा जून हो गया, 1 जुलाई को आपने राइट इशू कर दिया। एक बात मुझे बताओ, 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक आपके पास कितने महीने तक, आपके पास 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक आपके पास 1000 शेयर थे, और 1 जुलाई के बाद आपके पास 2000 शेयर, 1200 शेयर थे। एक बार 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक आपके पास 1000 शेयर था, क्योंकि 1 जुलाई को राइट इशू लेकर आए, तो 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई की कैलकुलेशन अलग होगी, और 1 जुलाई के बाद बाकी कैलकुलेशन अलग होगी। कैसे करना है जरा ध्यान दीजिएगा, इसका कैलकुलेशन कैसे करना है इधर समझाना। तो केस में कैलकुलेशन होगा, एक तो बिफोर राइट इशू, बिफोर राइट इशू अगर आप देखोगे तो वो 3 महीने के लिए था, राइट इशू से पहले 3 महीने थे। कैसे करोगे, 1000 शेयर थे राइट इशू से पहले, राइट एडजस्टमेंट फैक्टर कितना था वो भी हमने निकाला, 10 डिवाइड बाय 9.5 निकाला, हालांकि पॉइंट में ले रहा है, ये लिख दिया 10 डिवाइड बाय 9.5, एंड कितने महीने के लिए था ये, 3 महीने के लिए, 3/12, तो इसकी कैलकुलेशन करो अलग, ठीक है, ये वाला पार्ट। फिर उसके बाद प्लस, अब आफ्टर राइट इशू, आफ्टर राइट इशू 9 मंथ के लिए, आफ्टर राइट इशू 9 मंथ के लिए कैसे होगा, अब राइट इशू करने के बाद आपके पास 200 शेयर और हो गए, तो मतलब 1000 की जगह 1200 हो गए, अब 1200 हो गए तो 1200 इंटू 9/12, ये पूरे 12 महीने के लिए 9/12 हो जाएगा। इस तरीके से डबल कैलकुलेशन करनी होगी। राइट इशू से पहले 3 महीने तक हमारे पास 1000 थे, तो उसको एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आफ्टर राइट इशू हो जाएगा तो एडजस्टमेंट फैक्टर ऑलरेडी कर चुका हूं, तो आफ्टर राइट इशू के बाद हमारे पास 1000 की जगह पर अब 1200 हो जाएंगे, क्योंकि 1000 पहले से थे और 200 हमने राइट इशू करे, 1200 हो गए, और वो कितने महीने तक रहे, 9 महीने तक। इन दोनों की कैलकुलेशन अमाउंट निकालने के बाद तब जाकर आएगा यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इन द बिगिनिंग, फिर आएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो इशू करा वो ऐड, और फिर आएगा बायबैक। तो ये सारी कैलकुलेशन जो भी मैंने आपको सिखाया है, ये सिर्फ इसकी कैलकुलेशन सिखाई है मैंने आपको, जो भी मैंने आपको 3 केस पढ़ाए सिर्फ ये अमाउंट निकालने के लिए बताया है। ये जो पहले से था वो एज इट इज रहेंगे, सिर्फ यही अमाउंट निकालने के लिए आपको ये कैलकुलेशन बताई गई है, ठीक है। तो इस अमाउंट के अंदर हमारे कुछ एडजस्टमेंट भी आ जाते हैं, अब मैं यहाँ पे लिख दूं एडजस्टमेंट क्या आ सकता है, इस अमाउंट के अंदर हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट भी आ सकती है, और वो एडजस्टमेंट 3 एडजस्टमेंट मैंने आपको सिखाई बड़ी बड़ी। आफ्टर adjustment of partly paid up share, bonus share और राइट इशू, ये 3 एडजस्टमेंट करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो यहाँ पुट करना, और बाकी जो है वैज इट इज। दिस इज द डिटेल वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर बेसिक ईपीएस। जब ये अमाउंट निकल जाएगा उसके बाद तो आपको कुछ भी नहीं निकालना, उसके बाद आपका ये प्रॉफिट तो आपको निकालना आता ही है। ये अमाउंट यहाँ पर आपको निकालना सिखाई दिया, जिसमें मैं सारी एडजस्टमेंट तीनों बता ही चुका हूँ। हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ, देखो पेपर में ये इतनी बड़ी एडजस्टमेंट आएगी नहीं, ये फाइनल लेवल तक की जो एडजस्टमेंट थी वो बता दी मैंने आपको, क्योंकि देखिए पेपर के अंदर एक सिंपल पॉइंट दे दिया, राइट इशू और ये कर लो, बस खत्म हो गया। अब ऐसे में स्टूडेंट को थोड़ा ना समझ में आता है। आप स्टडी मटेरियल खोल के देख लीजिए, वहां पर एक टेबल बना रखी है, उस टेबल में कह रहा है बोनस इशू के लिए आपको ये करना है, एक लाइन में खत्म कर दिया, राइट इशू के लिए आपको ये करना है। अरे ऐसे थोड़ी ना समझ में आएगा आपको, आपने इसलिए समझ नहीं आएगा तभी तो आपने क्लास ली। अब मुझे तो आपको डिटेल में कराना पड़ेगा, उसके लिए तो समय चाहिए, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट का कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको बस चैप्टर डालना है, वो कैसे करेंगे बच्चे ऐसी तैसी में जाए, जैसे मर्जी करे, उनको मतलब नहीं है, उनको पता है वो क्लास लेंगे और वो टीचर कराएगा। तो हमें आपको डिटेल में कराना पड़ता है दोस्तों, हमें आपको डिटेल में कराना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आज की क्लास में ये वाला टॉपिक हमने कंप्लीट करा, जिसके अंदर हम यहाँ पर सारी बड़ी बड़ी एडजस्टमेंट सीख ली है, और यहाँ पर आपका खत्म हो गया। ये एडजस्टमेंट आएगी नहीं दोस्तों वैसे पेपर के अंदर, सिंपल आएगा जैसे मैंने इससे पहले करा था, इन तीनों से पहले जैसा क्वेश्चन करा था ना वैसा आएगा, आएगी नहीं इतनी बड़ी एडजस्टमेंट, फिर भी कराना था क्योंकि इन केस अगर आ गए तो आपको पता होना चाहिए, और ज्यादा मुश्किल में था। ये दोनों तो मुश्किल थे ही नहीं, पर राइट इशू में थोड़ा देखना था, पर ये दोनों आसान थे। राइट इशू में आपका फॉर्मूला याद है तो आपको वो भी आसान है, ठीक है। तो इसके बाद तो ये दो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिलाइटेड ईपीएस के बारे में, नया कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को खत्म करते हैं, बेसिक ईपीएस के बारे में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।